गाइस जो तुम अकाउंट्स के अंदर करते हो, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे देते हो और बैंक से पैसे ले लेते हो, और बैंक को पैसे तब मिल जाते हैं जो डेट लिखी होती है उसके ऊपर, है ना। तो बैंक को वहां पे एक पर्सन की तरह ट्रीट करो, ठीक है। बैंक क्या है, एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, उसको अलग ट्रीट करो। वो भी क्या है, इंसान है उसके इसके अंदर, एज इन आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी अपने बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली बैंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी की फॉर्म में होते हैं, या फिर कभी कभार आजकल आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एलएलपी की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। एलएलपी पता है आपको, कंपनी के बारे में भी आइडिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो उस केस के अंदर पेई कौन बन जाएगा, पे कौन बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बैंक बन जाएगा। तो ट्रांजैक्शन तो वैसे ही काम करेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जस्ट बिकॉज बैंक आ गया है, क्योंकि बैंक आ गया है उसका काम ही यही है। इस वजह से आपको लगता है कि आपका कोई डिफरेंस आ गया, नहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है उसके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सेम तरीके से ही ट्रांजैक्शन काम करेगी, लॉ आपका चेंज नहीं होगा अगर बैंक आ जाएगा उसके लिए। तो हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ऑन डिमांड नहीं हो सकता, इसीलिए बैंक को वेट करना पड़ेगा। कब तक का, जब तक डेट नहीं हो जाती, उसके बाद ही वो चीज जो है वो डिस्काउंट होगी एक्चुअली बैंक के अंदर, ठीक है। आपको भले पैसे मिल जाए, आपको भले एडजस्टमेंट मिल जाए उसके रिगार्डिंग अपने खाते के अंदर, बट बैंक को पैसा कब मिलेगा, जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद ही वो पैसा मिलेगा। क्लियर है। प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दे रखी है, देखो ड्रॉवर ने क्या किया, गुड सेल किए, किसको, रीता को सेल किए, रीता को उसने गुड सेल करने के बाद में क्या कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाल के दे दिया, ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिलीवर हो गया किसको, रीता को, रीता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो क्या हो गया, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ गई वहां पे। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आने के बाद में क्या हो गया, उसकी मैच्योरिटी होने के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट जिस भी इंसान के पास होगा उसको पैसे मिलेंगे, किससे, रीटा से। तो रीटा क्या बन गई इस केस के अंदर, ड्रॉई बन गई, उसको क्या करने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ड्रॉवर है उसने बेसिकली क्या किया, पेमेंट रिसीव करने के लिए खुद को ही चाहिए थी उसको पेमेंट, तो उसने क्या करा, अपने पास रखा, और जब टाइम हुआ तब उसने एक्सचेंज करवा लिया उससे, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में, कोई डाउट इसके अंदर, ट्रांजेक्शन समझ आ गई कैसे काम करती है। हाँ, अब उसके बाद देखते हैं हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है, ठीक है। गाइस क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हो तुम, चलो अब एक बार थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। पावर प्ले क्या होता है भाई बताओ, दो फील्डर ही हो सकते हैं क्या बाहर, तो पावर प्ले का मतलब क्या होता है, जहां पे दो फील्डर बाहर होते हैं, ये थोड़ा ना होता है। पावर प्ले का क्या मतलब है, पावर प्ले का रिजल्ट ये होता है कि दो प्लेयर बाहर होते हैं। पावर प्ले का मतलब क्या होता है कि जो बैट्समैन है उसको स्टार्टिंग में पावर हिटिंग करने का चांस दे दो, उसको अपना गेम है पावर के साथ खेलने दो, ताकि वो उड़ा उड़ा के शॉट मार सके। क्योंकि अगर बाहर दो फील्डर रहेंगे तो मतलब बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पे कोई फील्डर नहीं है और वहां पे वो इजीली शॉट प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या एक एडवांटेज होती है किसको, बैट्समैन को। ये बैट्समैन को एडवांटेज मिलती है गेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं वो किसी को नहीं पसंद आते, हाई स्कोरिंग मैच पसंद आते हैं, ठीक है। वो वन जब पहले अगर 50 रन बना के अगले 5 ओवर के अंदर 50 रन बना के खत्म कर दिए तो मैच का तो टाइम ही नहीं रहा, एंटरटेनमेंट ही नहीं हुआ। तो ये क्या बिजनेस पर्पज के परस्पेक्टिव से भी क्या है, ये चीज चलती है कि आपके जो मैचेस हैं वो थोड़े लंबे रहे, थोड़े रन ज्यादा बने, और सबको एडवांटेज मिले स्टार्टिंग के अंदर, सारी टीम्स को एडवांटेज मिले। तो पावर प्ले आता है। क्या ये एडवांटेज डिफेंस के अंदर मिलेगी क्या, डिफेंस एज इन इस टाइप की एडवांटेज आपको आर्मी में मिलेगी क्या, डिफेंस में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे दुश्मन है तो मारो। वो वेट नहीं करेगा कि हाँ ठीक है अभी तो पावर प्ले चल रहा है, आधे घंटे बाद मारना स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए जो आपकी मेमोरी टेक्निक है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। वो क्या है, कि एनडीए वालों को पावर प्ले नहीं मिलता, पावर प्ले की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे जान मानी का खतरा है। तो एनडीए वालों को पावर प्ले, क्या हो गया चारू, क्रिकेट समझना है क्या, पावर प्ले समझना है, हाँ तो मेरे से समझो ना। हाँ तो देखो, पावर प्ले क्या होता है, कुछ ओवर के लिए, सर्टेन ओवर्स के लिए, यूजुअली वो 6 ओवर होते हैं T20 के अंदर, ठीक है। T20 ज्यादा देखते हो तुम, मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो क्या, नहीं देखते हो, ठीक है। तो उसमें ना फील्डिंग के रूल होते हैं। फील्डिंग के रूल क्या होते हैं, आप सारे प्लेयर एक ही साइड खड़े नहीं कर सकते, उसके अंदर एक सर्कल होगा। क्रिकेट का ग्राउंड ऐसा दिखता है, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड ऐसे दिखता है, ये पिच है,
ठीक है, इन दो एंड्स पे बैटिंग होती है ना। अब दो साइड हो गई, एक ऑफ साइड होगी एक लेग साइड होगी, ठीक है। दो पार्ट में क्या है, डिवाइड हो जाती है, जो आपका ग्राउंड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ना आपके ना दोनों साइड में कितने फील्डर हो सकते हैं उसका एक नंबर होता है, ठीक है। और आपके पूरे ग्राउंड में तो फिक्स होते हैं नंबर, 11 लोग खेल रहे हैं, एक कीपर लग गया, जरूरी नहीं है कीपर लगाना, पर आप लगाते हो क्यों, क्योंकि बॉल मिस हुई तो पीछे चौका चला जाएगा, तो एक प्लेयर फिक्स कर देते हो। एक हो गया बॉलर, इसके अलावा कितने लोग हो गए, 9 लोग रह गए। तो यूजुअली रूल ये होता है कि 4 मैक्स, सॉरी 5 मैक्स एक साइड पे लगा सकते हो या फिर 6 मैक्स एक साइड पे लगा सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से रूल होता है वो, ठीक है। ये हो गया साइड वाला रूल। पावर प्ले का रूल क्या बोलता है, आप इस सर्कल के बाहर प्लेयर नहीं लगा सकते हो, तो आपके दो प्लेयर ही बाहर रहेंगे। तो एक प्लेयर जैसे मान लो यहां, एक प्लेयर यहां, ठीक है। इसके अलावा पावर प्ले में और प्लेयर बाहर रह नहीं सकते इस सर्कल से। पावर प्ले का मतलब वो 5-6 ओवर का जो टाइम है, वो उस टाइम के अंदर, वो जब तक वो 5-6 ओवर नहीं हो जाते तब तक जो प्लेयर हैं आपके फील्डर हैं वो इस सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे, दो के अलावा दो ही प्लेयर बाहर रहेंगे। अब देखो ये पूरा स्पेस और ये पूरा स्पेस खाली है ना, तो बैट्समैन के लिए एडवांटेज है ना ये। तो एडवांटेज कहां मिलती है, ये क्रिकेट के अंदर मिलती है। पर ऐसी कोई सिमिलर एडवांटेज क्या डिफेंस वालों को मिल सकती है, एनडीए वालों को मिल सकती है, नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि वहां पे सामने से दुश्मन आएगा वो मार देगा, वो बोलेगा नहीं कि हाँ ठीक है मैं जब उस एरिया में जाऊंगा ना तब मार दूंगा, ऐसे नहीं बोलेगा। तो वो एडवांटेज वहां पे नहीं है, पावर प्ले वाली जो एडवांटेज है वो वहां पे नहीं है कि आपको टाइम मिल गया कि हाँ सामने वाला गोली नहीं चलाएगा, आधा घंटा गोली चलाओ, अब ऐसी एडवांटेज नहीं मिलने वाली। दोनों के लिए सेम कंडीशंस होती हैं वहां पे, ठीक है। तो पावर प्ले फॉर एनडीए। अभी भेज दो अर्जेंट। कितनी पेमेंट है, देख लो आप जैसे। क्या नहीं, हाँ तो कोई नहीं, ठीक है। हाँ भैया को बोल दे अभी 5 मिनट में कर रहा हूँ, बस क्लास खत्म होने वाली है ये वाली, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, थोड़ा सा चेक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अपने इको पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम कितना रह गया मेरा, 1.5 घंटा पड़ा होगा ना अभी, 1.5 घंटे ज्यादा कितना पड़ा है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, अच्छा इतना टाइम खराब हो गया आज मेरा, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया नहीं, कुणाल भैया की क्लास चली थी ना लंबी। अब सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। सबसे पहले पावर प्ले एनडीए समझ आ गया, एनडीए वालों को पावर प्ले नहीं मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस समझ आ गया। प्रॉमिसरी नोट के अंदर आप प्रॉमिस करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप डिमांड करते हो, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस किसके हिसाब से है, डेफिनेशन के हिसाब से। उसके बाद में नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसमें आप प्रॉमिस कर रहे हो टू पे, प्रॉमिस टू पे है नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और सामने वाले में मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर फॉर द पेमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पार्टीज, इसमें कौन कौन होती है पार्टी, मेकर एंड पे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। क्या मेकर और पे ही होगा ना, बियरर तो कोई भी हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर पहली बात तो बियरर नहीं होगा, उसका रीजन मैंने बता दिया सेक्शन 31, ठीक है, क्लियर है। हाँ, देन उसके बाद एक्सेप्टेंस, यहां पे एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है क्या, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है क्या, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जिसने पैसे देने हैं उसी ने प्रॉमिस कर दिया है। पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि सामने वाला पे करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सामने वाले को आपने नोट दिया तो वो एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया तभी पेमेंट आपकी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ये आ गया आपका एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या है, पेबल टू बियरर, पेबल टू बियरर किसके अंदर होता है, पेबल टू बियरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पेबल हो सकता है बियरर को, उसमें भी ऑन डिमांड नहीं होगा, आपका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद होगा। प्रॉमिसरी नोट के अंदर
बियरर होता ही नहीं है, बियरर होता नहीं है एज इन कि मतलब आपका नाम लिखा होना चाहिए, ऑर्डर के बेसिस पे हो सकता है। बियरर मतलब ब्लैंक नहीं हो सकता है, ठीक है। जिसके पास वो है, जिसका नाम लिखा हुआ है, वो वैलिड बियरर है, उसका मतलब उसको ऑर्डर के बेसिस पे वो चीज मिली है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, पेबल टू बियरर। क्लियर है? आ गया समझ में? अब अपने 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में थोड़ा सा चेक पढ़ेंगे, देन उसके बाद में अपने इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। पर ब्रेक 5 मिनट का ही है, ठीक है।